नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होनी है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर। साथ ही रिपोर्टर से लेंगे तमाम छोटी बड़ी अपडेट और जानेंगे कि दुनिया में इस समय क्या हाल है, और जानेंगे कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं, सेना के शौर्य को सलाम करने वाले हैं, और जानेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या है एजेंडा आज का। साथ ही साथ मणिपुर में भारतीय सेना को मिली है बड़ी कामयाबी, 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया है। इससे भी जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको मौसम का हाल, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर होगी। खेलो इंडिया का आज समापन होने वाला है, उससे जुड़ी भी आपको रिपोर्ट आप तक साझा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर वर्तमान हालात में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के नादेर और त्राल में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पहलगाम हमले के दिए सबूत, टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी का खुलासा, पाकिस्तान की संलग्नता की भी दी गई जानकारी। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई, चंदेल जिले के न्यू समतल गांव के पास मार गिराए 10 उग्रवादी, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। और बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज, पदक तालिका में महाराष्ट्र का दबदबा, हरियाणा दूसरे नंबर पर। और सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होने वाले हैं। वर्तमान हालात में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। ये दौरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री होने वाले हैं। वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं, साथ ही साथ सेना के शौर्य को सलाम करने वाले हैं। ये दौरा अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री भी आदमपुर एयरबेस गए थे पंजाब के। इसके बाद रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सबके सामने है, ऐसे में सेना के शौर्य को सलाम भी करेंगे। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़े होने वाले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर हमारे रक्षा मंत्री जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण, खास और बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर जब से स्थगित हुआ है, तब उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जा रहे हैं। वहां जायजा लेंगे स्थिति का, क्या सुरक्षा स्थिति वहां पर इस समय मौजूद है, सीमा पर किस तरीके की सुरक्षा स्थिति है, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कई अन्य पहलुओं पर भी बैठक होने वाली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान के घर जाके वहां 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 आतंकवादियों को मारा गया, और सीमा से जुड़े जो इलाके हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बातचीत करने की उम्मीद रक्षा मंत्री की जताई जा रही है। इस समय हमारे साथ सुधीर यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुधीर, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जा रहे हैं। सुरक्षा की स्थिति का जायजा तो वो लेंगे ही लेंगे, क्या सेना के जवानों से भी मिलने वाले हैं, और एलओसी पर क्या सिविलियन से भी उनकी बातचीत होने वाली है? भावना, देखिए, जिस तरीके की जो जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमें दी गई, उसमें रक्षा मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी जानकारी लेंगे। जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला उनका ये दौरा है, तो अपने आप में खासा अहम है। और इससे पहले हमें रिकॉल करना हुआ कि प्रधानमंत्री ने भी आदमपुर बेस का दौरा किया था
वहाँ जो वायुसेना के जवान थे, वहाँ जो अधिकारी थे, सब लोगों से, तो ये एक तरह का मोरल बूस्ट है। बिल्कुल इस तरीके से रक्षा मंत्री न केवल सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेंगे जम्मू और कश्मीर में, बल्कि जब वो जवानों के साथ मिलेंगे तो जब अपनी टॉप लीडरशिप को जवान अपने बीच में पाते हैं तो उनके बीच में एक उत्साह होता है कि जो हमारा नेतृत्व है वो हमारे साथ है, हमारे साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा। और जिस तरीके से पहले भी रक्षा मंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि जब भी अगर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन का कोई उल्लंघन होता है या इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारतीय सेना को बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि सब मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से दिया जा सकता है वो दे। तो जाहिर तौर पर ये चीजें सारी हो रही हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रक्षा मंत्री वहां पहुंचेंगे। उसके बाद से जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका जायजा लेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ फॉरवर्ड बेसिस का भी दौरा कर, कुछ फॉरवर्ड बेस पे जो जवान है वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो श्रीनगर में है जवान, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। क्या कोई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की भी उम्मीद जताई जा रही है सुधीर? नहीं, देखिए भावना, ये अपने आप में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है कि रक्षा मंत्री वहाँ हैं, 15 कोर के कमांडर वहाँ होंगे, वो उनको ब्रीफ करेंगे कि वैली और जो एलओसी का जो पूरा एरिया है उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरीके से लगातार पब्लिक डोमेन में भी आ रहा है पिछले कुछ समय से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो एलओसी के आसपास और जो सिविलियन एरियाज है उसमें जो आम नागरिक हैं उनको कोशिश करके वो सीजफायर वायलेशन की लगातार कोशिश कर रहा है। तो सेना इसका हालांकि बिल्कुल पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि रक्षा मंत्री जब जम्मू और कश्मीर में होंगी तो न केवल सिक्योरिटी सिचुएशन बल्कि तमाम जो इस तरह की चीजें हैं पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर वायलेशन हो रहा है इन सब की भी जानकारी उनको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुधीर बता रहे थे कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर वहां की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने, समीक्षा करने वहां जा रहे हैं। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच इस समय मुठभेड़ चल रही है। इलाके में घेराबंदी है और हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सीमा पार जाके हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल किया है, ऐसे में अब जो घर में दुश्मन हमारे छिपे पड़े हैं उन पर भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। 48 घंटे में ये दूसरी बार है जब त्राल पर आतंकवादियों के साथ इस समय मुठभेड़ जारी है। कई आतंकवादियों की यहां छिपे होने की खबर मिलने के सोर्सेज बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या इतने आतंकवादी वहां छुपे हो सकते हैं, इसकी भी खबर आपको पल पल बता रहे हैं। 2 आतंकवादियों के छुपे होने की इस समय खबर आ रही है। त्राल में सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को घेरा हुआ है और इस घेराबंदी में पूरी कोशिश की जा रही है कि इन आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले शोपियां में हुआ था और अब ये त्राल में 2 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है। भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। तो इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। फिलहाल खबर यह आ रही है कि 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर यहां बताई जा रही है। 48 घंटे में हम देख रहे हैं कि दूसरी बार है जब भारतीय सेना लगातार जो घर में हमारे दुश्मन छिपे पड़े हैं उन पर कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको खंगाल कर उनके जो भी मंसूबे हैं उनको ध्वस्त किया जाए, आतंकवादियों को मार गिराया जाए। और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना लगातार तत्पर है, लगातार मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था वहां कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी हैं। ये त्राल की ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, घेराबंदी जारी है। वहां पे भारतीय सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन आतंकवादियों को
पकड़ा जाए या फिर वहीं मार गिराया जाए। फिलहाल 2 आतंकवादी हैं, इससे ज्यादा भी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है। पल पल की अपडेट डीडी न्यूज आपको दे रहा है। अवंतीपुरा के त्राल में यह आतंकी मुठभेड़ इस समय चल रही है और हम देख रहे हैं कि 2 आतंकवादी जो हैं उनके छिपे होने की खबर यहां बताई जा रही है। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, 48 घंटे में दूसरी बार भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद, 2 आतंकवादियों को घेर दिया है। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो लगातार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समूची घाटी में चल रही है। सुरक्षा बलों में, जिसमें कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य पूरी की पूरी एजेंसियां क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उन्होंने त्राल में जब ये आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो उन्होंने उस इलाके को घेर लिया और अलसुबह ही ये पूरे के पूरे इलाके को कार्डन किया गया था। और जब घेराबंदी और ज़्यादा तेज होती चली तो आतंकवादियों की तरफ से फायर किया गया और मुठभेड़ लगातार जारी है। कम से कम 2 आतंकवादियों के वहाँ फंसे होने की, घिरे होने की बात कही जा रही है। और निश्चित तौर से अगर देखा, जैसा आपने कहा कि इसके पहले शोपियान में भी 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था, जिसमें कि इस पूरे क्षेत्र का आप समझे कि पुलवामा, शोपिया, इन सब इलाकों में बेहद दुर्दांत आतंकवादी था। शाहिद अहमद कुट्टे, जो कि लोकल जो है कमांडर भी माना जाता था, उसको मार गिराया गया। अदनान सोफी को मार गिराया गया। ये परसों के जो ऑपरेशन रहे और बड़ी संख्या में, बड़ी भारी मात्रा में उनसे हथियार, गोला बारूद और AK सीरीज की जो है AK-47 ये सब राइफल्स बरामद हुई हैं। तो लगातार घाटी में अगर देखें तो ऑपरेशन चल रहा है। हर एक आतंकवादी को चिन्हित कर लिया गया है। जिन भी आतंकवादियों की जब क्रेडिबल उपस्थिति की इनपुट होते हैं तो उनको घेर कर उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अगर देखें तो लगातार इससे पहले भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी स्लीपर सेल के भी कमर तोड़ी थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनसे भी काफ़ी मात्रा में जो है उनको भी हिरासत में लिया गया। तो पहलगाम के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ सीमा पार बैठे हुए आतंकवादियों को ध्वस्त करने के लिए, तो यहाँ लगातार देखें तो समूचे घाटी में आतंकवाद के हर एक चेहरे को ज़मींदोज़ करने की कोशिश की जा रही है और लगातार उसमें सफलता भी मिल रही है। और हर एक वह व्यक्ति, चाहे वो सिंपैथाइज़र हो, चाहे वो उनको लॉजिस्टिक फंड सपोर्ट कर रहा हो, चाहे उनको किसी तरीके का लाभ पहुँचा रहा हो, किसी तरीके की सहायता पहुँचा रहा हो, उनको भी चिन्हित किया गया है। उनको भी जो है कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम के बाद जो ये आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला है वो लगातार जारी है। 2 आतंकवादी घेरे जा चुके हैं, त्राल में मुठभेड़ जारी है। भावना, इससे पहले हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीमा पार जाके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। अश्विनी, 100 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना तत्पर है कि जो घर में बैठे हुए हमारे दुश्मन हैं उनको किस तरीके से उनके मंसूबों को निस्तेनाबूद किया जाए, जमींदोज किया जाए। ऐसे में शोपियान में ऑपरेशन केलर चला। अब आज त्राल में जिस तरीके से 2 आतंकवादियों को घेरा कर दिया है भारतीय सेना ने, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर भी सफलता मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना लगातार तत्पर है, लगातार सशक्त है और सतर्कता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ काम करती है। निश्चित तौर से आतंकवादियों का सफाया हो गया, स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है। आतंकवादियों के पूरी की पूरी सूची अगर आप समझे तो कम से कम 14 आतंकवादियों की सूची पब्लिक डोमेन में भी डाली जा चुकी है। ये वो आतंकवादी है जिनमें से 8 जो है लश्कर तैयबा के और 3 जो है हिजबुल मुजाहिदीन के और 3 जैश ए मोहम्मद के थे। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये सीमा पार भागकर इन्होंने ट्रेनिंग ली है। 2016 में कुछ गए हैं, कुछ 2021-22 में गए और लौटकर यहाँ पर घाटी में लगातार वो सक्रिय थे। पहलगाम की जिस तरीके से घटना हुई, पहलगाम की आतंकवादी घटना बगैर किसी आंतरिक रूप से मददगारों के वो संभव नहीं थी, जिसमें 2 आतंकवादियों के होने की भी पुष्टि हो चुकी है और सीमा पार LET के आतंकवादियों के होने की उसमें स्पष्ट तरीके से कहा जा चुका है। तो यहाँ पर बचे खुचे जो भी आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आतंकवादियों का जो मॉड्यूल है वो पूरा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जो इकोसिस्टम बना हुआ था, इकोसिस्टम 2019 के बाद बहुत तेजी से ध्वस्त हुआ था, चाहे वो टेरर फंडिंग की बात हो, चाहे वो सिंपैथाइजर्स हो, चाहे वो सफ़ेद पोश में रहने वाले यहाँ के ऐसे लोग हो जो कि सिविल सोसाइटी के लोग होकर आतंकवादियों को पनाह देते थे, या फिर ऐसे हुर्रियत जैसे ऐसे अलगाववादी तत्व थे जो कि यहाँ से ऐसे सुर लापते थे कि देश में और आतंकवादियों का भी मनोबल बढ़ता था और देश में अलग मैसेज जाता था। तो इन सारे तत्वों की पहचान करके बाकायदा पूरा डोजियर बनाया गया है। भावना में कहूँ, सुरक्षा बलों के पास सारी जानकारी है कि कौन सा व्यक्ति ओवरग्राउंड वर्कर है, कौन सा व्यक्ति स्लीपर सेल में काम करता है, कौन से आतंकवादी सक्रिय हैं, कौन से आतंकवादी किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं। तो चाहे वो बांडीपुरा हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो शोपियान हो, चाहे वो त्राल हो, चाहे वो अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो, इन सब क्षेत्रों में जो भी सक्रिय आतंकवादी हैं उनको चिन्हित किया गया है। जब भी सूचना मिल रही कि उनके इस क्षेत्र में सक्रिय होकर किसी तरीके से आने की, तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। नडार गांव है, जो नडार गांव जो है त्राल से सटा हुआ गांव है,
इसके पहले भी अगर देखें, ये आसिफ जो है आतंकवादी जो कि पहलगाम में जिसको पहचान की गई थी, वो भी इसी त्राल इलाके का था। अनंतनाग का वो इलाका जहां पर बिजबेहड़ा के पास जो है आदिल आतंकवादी था, वो भी इसी इलाके का था। तो इन सब आतंकवादियों पर तो अभी पूरी शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय आतंकवादी हैं, जो स्थानीय तरीके से यहाँ पर सक्रिय हैं, उनको निश्चित तौर से समझिए कि उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बीते दिनों में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, आज कम से कम 2 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी है क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा है, वो भी सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने वाले, समीक्षा करने वाले। ऐसे में अगर अवंतीपुरा की त्राल की बात की जाए तो इसकी ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं। इसका बारे में बताइए कि भारतीय सेना किस तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को कहीं ना कहीं चला रही है और वहां अभी मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि आतंकवादियों को ढूंढने में, उनकी धरपकड़ करने में। जी भावना, मौसम बहुत ही खुशगवार है, मौसम बहुत ही साफ है और किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थितियां नहीं है विपरीत भौगोलिक तरीके से कि जिसका आतंकवादियों को लाभ मिल सके। आतंकवादी केवल और केवल हमारे सुरक्षा बलों का, सेना, जेके पुलिस और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों के केवल धैर्य का को अभी देख रहे हैं, लेकिन उस पूरी तरीके से शिकंजे में है और निश्चित तरीके से उन्होंने एनकाउंटर शुरू किया है, उन्होंने फायरिंग शुरू की है, एक्सचेंज हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज एंगेज्ड है और निश्चित तरीके से वो मारे जाएंगे। रक्षा मंत्री की यात्रा की अगर आप बात करें, जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री आ जाएंगे, संभवतः उन क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां पर जिस तरीके से सीमा पार से जिस तरीके से गोलाबारी की गई थी। अभी स्पष्ट तरीके से इस बात की जानकारी नहीं है कि रक्षा मंत्री का कहाँ जाएंगे और क्या क्या शेड्यूल है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे पूरे देश में तिरंगा यात्रा मनाया जा रहा है, पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन कल किया गया है, देश ने जो है हमारे शूरवीरों को सलाम किया है, वैसे आज जम्मू में भी और कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, उसके अलावा पुलवामा, अन्य सभी जिलों में सिविल सोसाइटी के लोग, यहाँ के जो NGOs हैं, यहाँ के जो ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने पर बेहद गदगद हैं, खुश हैं, तो तिरंगा लेकर वो तकरीबन 10 बजे के आसपास निकलेंगे घाटी के अलग अलग हिस्सों में और पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से यहाँ की आवाम हाथों में तिरंगा थामे हमारे जवानों को सलाम कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गदगद है, मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही है। ठीक है चुनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, ये भी खबर बहुत बड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां अब और तेज हो गई है। भारत ने UNSC में TRF और लश्कर-ए-तैयबा की भागीदारी के सबूत दे डाले हैं। TRF को प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है। भारत ने UNSC को सबूत दिए, पहलगाम आतंकी हमले की इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। TRF और लश्कर की भागीदारी के सबूत UNSC में पेश कर रहा है भारत। भारतीय टीम वहां मौजूद है इस समय और पाकिस्तान की संलिप्तता की जानकारी UNSC में दी गई है और इस पर बैन की पूरे आसार जताए जा रहे हैं। प्रतिबंध लगाने की मांग भारत लगातार कर रहा है और उन्होंने सबूत भी दे डाले कि पहलगाम आतंकी हमले में इनके किस तरीके के तार जुड़े हुए थे। इन्होंने वो अंजाम दिया जिसमें हमारे 25 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई। पाकिस्तान की भूमिका से जुड़ी जानकारियां सौंपने की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने UNSC को सबूत दिए हैं TRF और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कि इनको प्रतिबंधित किया जाए, इनको आतंकी संगठन घोषित किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले से ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां भारत ने UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दे डाले हैं सबूत। ये सबूत ये कह रहे हैं कि आतंकी संगठन TRF को बैन करने के अब प्रयास तेज हो जाए क्योंकि UNSC इन पर प्रतिबंध लगाए। भारत सबूत दे रहा है, प्रूफ के साथ ये कह रहा है कि पाकिस्तान की संलिप्तता थी, पाकिस्तान इनको कहीं ना कहीं ये जो बीज है आतंकवाद के बीज इनको बो रहा था और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना पड़ा और इनके ठिकानों, इनके आकाओं की जो फैक्ट्रियां थी उनको ध्वस्त करने का काम ऑपरेशन सिंदूर ने किया। और अब भारत की एक कूटनीतिक रणनीति और तेज हो गई है क्योंकि भारत ने UNSC में ये दरकार लगाई है, ये कहा है सबूतों के साथ कि UNSC में TRF और लश्कर-ए-तैयबा पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्त थे, उनकी बड़ा एक रोल था और आतंकी हमले को अंजाम दिया। आप TRF और लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित करें, उन पर प्रतिबंध लगाएं। तो आतंकी संगठन TRF के बैन के ये प्रयास
अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी के भारत ने सबूत दे डाले हैं और इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान की संलिप्तता की जानकारी यूएनएससी में पहुंचाई गई है। टीआरएफ को प्रतिबंधित करने की मांग और तेज हो गई है, क्योंकि यह मांग यूएनएससी तक जा पहुंची है। राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति यानी कि 1267 प्रतिबंध समिति की मॉनिटरिंग टीम और कई साझेदार देशों से मुलाकात हुई है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की भूमिका से जुड़ी जानकारियां भी संबंधित एजेंसी को सौंप दी है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत डिप्लोमेटिक तरीके से और सक्रिय होता हुआ, और ये सक्रियता दिख रही है यूएनएससी में, जहां पहुंचकर वहां पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में जानकारी भारत ने पहली बात दी है और उसके साथ साथ टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। टीआरएफ को प्रतिबंधित करने की मांग की गई, आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भारत ने यूएनएससी में जाकर पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में जानकारी दी। और इस समय हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं। हम ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे अखिलेश का। अखिलेश, कूटनीतिक तरीके से और मजबूत होता हुआ भारत यूएनएससी पहुंचकर कहा है कि टीआरएफ की संलिप्तता थी, आप इसे आतंकवादी संगठन घोषित करें, इस पर प्रतिबंध लगाएं ताकि इसके बाद इस पर कड़े एक्शन लिए जा सके। भारत की एक और कूटनीतिक जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यूएनएससी में जाकर आपने पाकिस्तान का पोल खोल दिए। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे 1267 कमेटी जो होती है, वो कमेटी जो आतंकवादी संगठन है उस पर प्रतिबंध लगाती है। और चूंकि लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इसलिए द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ कहते हैं, टीआरएफ पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। निश्चित तौर पे टीआरएफ की, हालांकि माना यह जाता है कि उसके लश्कर ए तैयबा से संबंध है, लेकिन चूंकि वो अपने टीआरएफ के नाम से अब वो काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए भारत ने उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए सारे सबूत पेश किए हैं। एक टेक्निकल की टीम गई है भारत की न्यूयॉर्क में, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं, और उन्होंने कल वहां बैठक की है, वहां मीटिंग की है जो यूनाइटेड नेशन के जो काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टोरेट है उसके अधिकारियों से, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है और उसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है, उनसे मुलाकात करके उन्होंने जो दिया है उनको सारी जानकारी दी है। इन दोनों जो अधिकारी हैं यूनाइटेड नेशन के, इन दोनों अधिकारियों ने एक तरीके से कहे कि पहलगाम के आतंकवादी हमले की निंदा की है, उस पर शोक जाहिर किया है, और उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह की भी स्थिति बनेगी, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी हमला ये हुआ है उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की टीम जो है उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भारत ने जो पहले 2 बार पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पे चर्चा हो चुकी है। भावना, आपको याद होगा कि एक बार सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आया, कह सकते हैं कि बिल्कुल सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में आतंकवादी हमले की निंदा की गई और उस हमले में शामिल जो लोग भी थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए अपील की गई। उस प्रस्ताव में यह भी था कि जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ सभी देशों को कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर एक दूसरी बैठक हुई जिसमें जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रयास के बाद वो बैठक हुई। पाकिस्तान खुद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभी अस्थायी सदस्य है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को ही उल्टे आड़े हाथों लिया गया। सदस्यों ने पूछा, उनसे तरह तरह के सवाल पूछे, किस तरह से लश्कर ए तैयबा का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, आप लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस सारे सवाल पूछे गए। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। और अब जब अभी फायरिंग रोकी गई है, दोनों देशों के बीच में जो सीमा पार फायरिंग होती है वो रोकी गई है, तो भारत ने अभी जाकर एक कूटनीतिक पहल की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी काउंटर टेररिज्म के जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं को सेंसिटाइज किया जा रहा है और सारी जानकारियां दी जा रही है कि किस तरह से टीआरएफ जैसा एक नया संगठन फ्लोट किया गया है आतंकवादियों द्वारा, और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा, और अब उसके माध्यम से भारत में आतंक की गतिविधियां की जा रही है। तो सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र अखिलेश,
ये कोई नई चीज नहीं है, उसी में से निकला हुआ एक बच्चा है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसको आतंकवादी संगठन घोषित करना बहुत जरूरी है। भारत प्रस्ताव पेश करने वाला है। कब तक ये प्रस्ताव पेश करेगा ताकि टीआरएफ पर लगाम लगाई जा सके, उसे आतंकी संगठन घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके? देखिए, उन्हें ये जानकारियां दे दी गई हैं। वो प्रस्ताव फॉर्मल प्रस्ताव के रूप में कब पेश होता है इस पर जानकारी हमें मिलेगी, लेकिन वो जो सारे कागजात हैं उनको सौंप दिए गए हैं। अब उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में वो कैसे, कब इस पर कोई एक्शन लेते हैं, कब इस पर एक्शन के लिए कोई कमेटी की बैठक करते हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों से मुलाकात हुई है, उसके बाद उसके सेक्रेटेरिएट में ये कागजात सौंपे गए हैं, उसके अलावा उनके अधिकारियों से मुलाकात हुई है। अब इसके बाद एक तिथि निश्चित होगी जिसमें कि फॉर्मली इस पे बातचीत होगी और फॉर्मली फिर संयुक्त राष्ट्र इस पे कार्रवाई करना शुरू करेगा प्रतिबंधित करने की बात। निश्चित तौर पे ये मामला फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी जाता है और सुरक्षा परिषद से भी इसको रेटिफाई कराना पड़ता है। किसी भी संगठन को अगर आप प्रतिबंधित कर रहे हैं तो उसको सुरक्षा परिषद से रेटिफाई कराने की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि रेटिफिकेशन में कई बार कोई भी देश उस पे वीटो पावर का यूज कर सकता है कि नहीं, इसको अभी प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया काफी क्लिष्ट प्रक्रिया है, लेकिन भारत लगातार जो जिस तरीके से सेंसिटाइज कर रहा है और अभी जो पालगांव आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने विभिन्न देशों के राजदूतों को, विदेश मंत्रियों को सारी घटना की जानकारी दी है, उन्हें एक तरीके से कहे कि हर इनिशिएटिव की जानकारी उनको दी गई है। तो भारत इस सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया में है और जब फॉर्मल इसका समय आएगा तो निश्चित तौर पे भारत की तरफ से इसके पक्ष में तर्क दिए जाएंगे कि क्यों इस संगठन को प्रतिबंधित करना जरूरी है। जी भावना। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। जहां हमारे संवाददाता अखिलेश हम तक ये जानकारी दे रहे थे कि भारत ने कड़ा एक्शन लिया है, यूएनएससी पहुंचा है भारतीय टीम न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क पहुंच के टीआरएफ के खिलाफ जो सबूत है वो दिए हैं और प्रस्ताव पेश करने की मांग की है, जिसमें टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग एक तरफ की गई है, साथ ही साथ उस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है और पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत सबमिट किए जा चुके हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। नया सवेरा में आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश एक बार फिर से हुआ है।
पाकिस्तान आधारित सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में यह दावा किया गया है कि ये 7 मई 2025 को शहीद हुए राफेल पायलट के अंतिम संस्कार की है। अब पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। ये तस्वीर असल में साल 2008 की है और वर्तमान घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। पीआईबी और डीडी न्यूज आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप सतर्क रहें, सटीक जानकारी पर ही भरोसा करें और गलत सूचना के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है और इस तरीके की भ्रामक खबरों के साथ कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक, ये भारत सरकार से जुड़ी जानकारी पर ही विश्वास करें और ये दावा कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने किया है उससे पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है और झूठ का पर्दाफाश एक बार फिर से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद पर भारत के हाथों हाल ही में हुई पिटाई के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है, बाज नहीं आ रहा। इसका सबूत कराची में देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान की सरकार की नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के लोग दिखाई दिए। इस रैली में आतंकी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया है। उसने रैली को संबोधित भी किया। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों के जनाजे में भी पाकिस्तान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनेता शामिल हुए थे, जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसके आतंकी संबंधों को उजागर किया था। वहीं अब इस रैली ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। तो पाकिस्तान का दूसरा चेहरा पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान हो गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को वहां पनपने दे रहा है और इस पनपने के साथ इस तरीके की गतिविधियों में भी खुद संलिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे रैली में आतंकवादी संगठन के लोग आके संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है और कहा है कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंग जोय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके तहत भारत स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल 14 तारीख को एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई। इसके बाद एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर आज होने वाली है सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधान न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीही करेंगे। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी। यह आश्वासन तब दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि कानून संसद की ओर से उचित विचार विमर्श के बाद पारित किया गया था और सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसके कुछ प्रावधानों के बारे में अफवाह फैलाने जाने की ओर इशारा किया। केंद्र ने दावा किया कि 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते आगे, होंडुरास गणराज्य के विदेश सचिव एडुआर्डो एनरिक रेइना गार्सिया भारत दौरे पर है। यात्रा के दौरान विदेश सचिव नई दिल्ली में होंडुरास के नए दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एनरिक रेइना गार्सिया की भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव का ये दौरा 18 मई तक का है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है।
और आइए आप खबरें देख लेते हैं सेना के शौर्य को सलाम करने वाली तिरंगा यात्रा से जुड़ी खबरें। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित और एनसीसी कैडेट से खास बातचीत की। जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित मैम। ये बहुत अच्छी यात्रा है और ये समय में हम राष्ट्रीय यूनिटी रखना चाहिए और प्रधानमंत्री और सरकार को कंप्लीट सपोर्ट है। जेएनयू से हमारा एलमनाई ही हर एक सैनिक ऑफिसर आर्मी नेवी एयरफोर्स जेएनयू का एलमनाई है। तो इसीलिए हम बहुत प्राउड है कि जेएनयू की एलमनाई भारत की नाम रोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर एक टोटल टेक्टोनिक शिफ्ट है। हमने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ये सुपीरियॉरिटी इन मेक इन इंडिया वेपन्स और पहली बार पॉलिटिकल विल भी दिखाया। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व को मैं सैल्यूट हिज लीडरशिप। जेएनयू में इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर। आइए आगे बढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सेना के पूर्व अधिकारियों, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों आदि भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों ने पूरा वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य इन बहादुर जवानों को सम्मान देना था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस और वीरता का परिचय दिया। जिन आतंकवादियों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज ये मोदी सरकार है। मोदी जी ने उसका बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लागू किया और पाकिस्तान में जहां पर ये आतंकवादी वहां पर जहां पर बसे थे वहां 9 ठिकानों को ध्वस्त करके ये संदेश आ दिया कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। ये जो यात्रा है उन नारी शक्तियों को समर्पित है जो राष्ट्र सेवा में अपने पूरा जीवन न्यौछावर करती है। ऐसी सारी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ। जवानों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सुरक्षित है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सेफ रखने के लिए उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक मिशन किया जिसमें हमें सक्सेस मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक कमांड के नीचे उसको हमने लॉन्च किया है। जब भी हम पर दुश्मन का कोई देश हम पर आक्रमण करता है तो ऑपरेशन हमको लॉन्च करने चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेलीबांधा मरीन ड्राइव से जयस्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व खुद राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने किया। इस रैली में साधु संत और सैनिक परिवार सहित अन्य नेतागण भी शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हजारों की संख्या में इस तिरंगे की यात्रा में सभी लोग शामिल हुए और एकजुटता का प्रमाण दिए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं। और ये यात्रा दक्षिण भारत भी पहुंची। चेन्नई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भाजपा नेताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आइए अब हम वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट जानने का कि आज अखबारों में वो कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं।
और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला के पास चलेंगे। शहला, आपसे जानना चाहेंगे अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन से वो मुख्य पृष्ठ पे वो खबरें हैं जिनको आज जगह दी गई है। शैला से हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ले चलेंगे आपको हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की तरफ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्याय सवेरा। ये वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला, सुप्रभात। आज के अखबारों में कौन सी वो मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें जगह दी गई है? सुप्रभात भावना। अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है, प्रमुख पृष्ठ पर जगह दी है, उनका रुख कर लेते हैं। हरिभूमि से एक खबर उठा रही हूं मैं। ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वो प्रथम पृष्ठ पर जो है प्रकाशित हुई है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसमें उनके साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री सेना प्रमुख की केंद्र शासित प्रदेश की ये 1 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें वो नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास रहने वाले लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की जम्मू कश्मीर की ये पहली संयुक्त यात्रा होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री और जनरल द्विवेदी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ ही जम्मू के कुछ एक इलाकों का दौरा करेंगे और वहां पर जिस तरह के जमीनी सुरक्षा हालात हैं उनका जायजा भी लेंगे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर इलाके में तैनात सेना की जो विभिन्न कोर के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे और दोनों सुदूर सीमावर्ती जगहों पर तैनात सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका जो है मनोबल उसको भी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो रक्षा मंत्री की इस यात्रा के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो देश के बाकी और जो क्षेत्र हैं, जो सरहदी या सीमावर्ती राज्य हैं, उनका भी दौरा कर सकते हैं। दूसरी खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता से, जिसमें भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता के दावे के से पीछे हटा है अमेरिका। इस खबर को प्रमुखता दी गई है। वैसे ये अधिकतर समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर यह खबर प्रकाशित हुई है। कश्मीर पर मध्यस्थता के दावे से पीछे हटते हुए अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद को प्रोत्साहित करता है और शांति का रास्ता चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सराहना करता है। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर यह सहमति बनी थी और इसमें तीसरा कोई भी पक्ष शामिल नहीं था। एक और खबर का रुख करते हैं और ये खबर है सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई। ईडा क्षेत्र में अब बनाए जाएंगे सेमीकंडक्टर। 3700 करोड़ से बनेगी ये यूनिट। मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और कार से लेकर फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के इस्तेमाल में होने वाली जो चिप होती है उसका निर्माण अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में होगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट कमेटी है उसने 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट के इस निर्माण को मंजूरी दी थी। इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में चिप बनेंगी उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को नया रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार की दिशा में भी ये कदम जो है और निर्णायक साबित होगा। एक और है और ये अच्छी खबर है, ये आंख के कैंसर से पीड़ित बच्चों का एम्स में अब बिना सर्जरी के उपचार हो सकेगा। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने
आंख के कैंसर यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा से जूझ रहे बच्चों के उपचार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब यहां पर गामा नाइफ रेडिएशन तकनीक से इलाज शुरू कर दिया गया है, जो कि बिना सर्जरी और कम समय में असरदार परिणाम देने वाली आधुनिक तकनीक रेडियोथेरेपी तकनीक जो है वो साबित होगी। आपको बता दें कि ये कैंसर मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है और इसका समय रहते अगर इलाज नहीं होता है तो आंख की रोशनी ही नहीं बल्कि मस्तिष्क तक को इससे खतरा हो सकता है। और ऐसे में एम्स में अब गामा नाइफ रेडिएशन तकनीक की शुरुआत हो गई है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। तो अखबारों के क्षेत्र से आज के लिए बस इतना ही। भावना, बहुत बहुत धन्यवाद शैला। राजनीति से लेकर सेहत तक सभी क्षेत्रों को आपने आज छुआ है और अखबारों की जो प्रकाशित मुख्य खबरें हैं वो हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाई। शैला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी के बीच दोहा में $1.2 ट्रिलियन की अलग अलग डील हुई है। कतर एयरवेज ने बोइंग और GE एरोस्पेस के साथ 210 मेड इन अमेरिका बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777X विमानों की खरीद का समझौता किया है। इसकी वैल्यू $96 अरब है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक और साहसी निर्णय बताया है। उन्होंने वैश्विक निवेशकों से भी अपील की है कि वे सीरिया में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करें। आज तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली रूस और यूक्रेन के बीच प्रत्यक्ष शांति वार्ता में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। क्रेमलिन के बयान के अनुसार राष्ट्रपति के सहायक व्लादिमीर मेडेंस्की रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इजराइल के हवाई हमलों में कल उत्तरी और दक्षिणी गजा में 70 लोग मारे गए। इसके एक दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली आतंकी गुट हमास के खात्मे तक फिलिस्तीन पर हमले बंद नहीं करेगा। और इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कान फिल्म महोत्सव की। फिल्म निर्देशक छाया कदम को कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म स्नो फ्लावर के प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया गया है। डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने छाया कदम से खास बातचीत की है। हमारे साथ है छाया कदम, जिन्होंने पिछली बार कान में रेड कार्पेट पे वॉक किया। आपका एक अलग ही अंदाज नजर आया और इस बार फिर आप तैयार हैं कान में इतिहास रचने के लिए अपनी फिल्म स्नो फ्लावर के लिए। बताइए फिल्म के बारे में। इस साल मैं आई हूँ स्नो फ्लावर, मेरी फिल्म है जिसका स्क्रीनिंग होने वाला है। स्नो फ्लावर एक इंडो रशियन फिल्म है और मेरे बहुत दिल के करीब है। वैसे मेरे हर फिल्म मेरे दिल के करीब होती है, लेकिन ये जो फिल्म है ये दिल के करीब इसलिए है क्योंकि ये फिल्म है ना, मैं कोकण से हूँ। ये कहानी कोकण से शुरू होती है और वो खत्म होती है साइबेरिया में। तो इसमें ना दो देशों की दोस्ती, वहाँ की इंसानियत और प्यार दिखाया गया है। यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जब पता चला कि वो कांस में इस सेक्शन में सिलेक्ट हुई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। छाया, आपने शुरुआत काफी पहले की थी, थिएटर से की थी, झुंड जैसी फिल्में की हैं, लेकिन इस वक्त आपको कितना मजा आ रहा है? क्योंकि लापता लेडीज, जिस तरह के किरदार आपके पास आ रहे हैं, लापता लेडीज तो ऑस्कर्स तक गई, और जिस तरह से मडगांव एक्सप्रेस में आपका एक अलग ही जॉनर देखने को मिला, कॉमेडी करते हुए, डांस करते हुए, किस तरह से आपको इस वक्त लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है और बहुत नए नए अवसर मुझे मिल रहे हैं? यस, सच में ना मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि अलग अलग कैरेक्टर मेरे हिस्से में आ रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसे लगता है ना कि पर्सनल लाइफ में जो मैं बोल नहीं पाती हूँ बता नहीं पाती हूँ ना, लकीली वैसे कैरेक्टर मेरे लिए लिखे जाते हैं और मैं ऐसे मुझे वो बोलने की यानी एक बोलता है ना मौका मिलता है। जैसे लापता लेडीज में अभी यहाँ पर भी लोग मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे लापता लेडीज, उसके डायलॉग, उसने हमें एक नई उम्मीद दी, ताकत बढ़ाई, तो बहुत मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर छाया कदम इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। ऑल वी इमेजिन इज लाइफ के बाद अब उनकी फिल्म है स्नो फ्लावर। देखते हैं ये कितना कमाल कर पाती है कान के मंच पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान से।
और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। खुदरा महंगाई दर के बाद अब अप्रैल में थोक महंगाई दर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल में भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर घटकर 0.85% पर आ गई है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 2.05% था। ये बीते 3 महीनों में थोक महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। सरकार के मुताबिक इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में कमी आना है। अप्रैल में फूड प्रोडक्ट्स पर थोक महंगाई दर घटकर 2.55% रह गई, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 4.66% था। खाने के सामान की कीमतों में आई इस कमी का सीधा असर थोक महंगाई दर पर पड़ा है। अप्रैल में कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 5.31% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 1.78% की कमी देखी गई। इन दोनों घटकों में गिरावट ने थोक महंगाई दर को नीचे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट आई थी। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.16% रह गई है, जो मार्च में 3.34% थी। खबरें होंगी अब खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज आखिरी दिन है। आज कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित होंगे, जहां 7 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। जिम्नास्टिक के खेल में उत्तर प्रदेश के हर्षित ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस जिम्नास्ट ने 4 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण पदक रहे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवर्टन और सैम करन आईपीएल 2025 के बाकी बचे मैचों के लिए भारत नहीं लौटेंगे। 13 मई को ईसीबी ने हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लैंड की वनडे टीम का ऐलान कर दिया है, जो 29 मई, 1 और 3 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को थाईलैंड ओपन के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य को पुरुष एकल वर्ग में आयरलैंड के नहात नगयुएन के खिलाफ 1 घंटा 20 मिनट तक चले 3 गेम के मुकाबले में 18-21, 21-9, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने मेलोरका की टीम को 2-1 से हरा दिया। हालांकि मैच में पहला गोल मेलोरका की तरफ से हुआ, लेकिन इसके बाद खेल के दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे और जैकोबो रोमन ने गोल दाग रियल मैड्रिड की टीम को जीत दिला दी। बोलोग्ना की टीम के कोपा इटालिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम के फाइनल मुकाबले में एसी मिलान की टीम को 1-0 से हरा दिया। खेलो इंडिया का मंच देश के युवा खिलाड़ियों को तलाश कर उन्हें तराशने का लगातार काम कर रहा है। देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले इन युवा खिलाड़ियों में किसी के पिता ऑटो रिक्शा चालक है, तो कोई बढ़ई का काम करता है। इन खिलाड़ियों को अब उम्मीद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने के बाद उनके खेल को एक नई दिशा मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया का मंच युवा खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ मेडल बल्कि खेल के क्षेत्र में सुनहरे कल का भी आगाज कर रहा है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम स्पर्धा में महाराष्ट्र के कराड की रहने वाली एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी अस्मिता ढोले ने जब स्वर्ण पदक जीता तो मानो उनके सपनों को पंख लग गए। जीत के बाद अस्मिता ने कहा कि उनके सपनों को साकार करने में उनके माता पिता के साथ साथ सरकार से हर कदम पर मिल रहे साथ का बड़ा योगदान है। 2022 में, 23 में, 24 में और नेशनल यूथ में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेरा सिल्वर था और अभी तक मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2023 और 2024 में मैंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, 3 ही कैटेगरी में, यू जूनियर और सीनियर में। और अभी 2024 में जो मेरा एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ था उसमें मुझे 94 kg रिकॉर्ड करके मुझे सिर्फ क्लीन एंड जर्क में ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं महाराष्ट्र की ही रहने वाली 15 वर्षीय वेटलिफ्टर पूजा के लिए भी खेलो इंडिया का मंच यादगार रहा। एक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले पिता की बेटी पूजा का ये पहला पदक है। पूजा को उम्मीद है कि अब उन्हें खेलो इंडिया से मिलने वाली स्कॉलरशिप और सुविधाओं से उनके खेल में और सुधार होगा। पहले मैं रनिंग में थी, रनिंग से यहाँ आई, फिर यहाँ स्टेट पे फर्स्ट लिया और फेडरेशन वगैरह नहीं खेलते हम, फिर यहाँ खेलो इंडिया में फर्स्ट
थर्ड लिया है। देश में खेल के क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ खेलों का स्तर भी बढ़ा है। हालांकि आर्थिक तंगी और देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले एथलीटों को उम्मीद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने के बाद उनके खेल को नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र की अस्मिता और पूजा की कहानी बानगी भर है कि किस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच ने खिलाड़ियों को संबल दिया है। साथ ही इस मंच से निकले खिलाड़ी अपने खेल के हुनर में दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर। नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के मदुरै में भगवान कलझग्गर की भव्य पालकी यात्रा की कुछ अद्भुत झलकियां। इन अद्भुत झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, आप इनका आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।